हेलो गाइस, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्वायरमेंट, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब ये ऐसे नोट्स हैं जिनके लिए आपको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर काफ़ी इजी कंसिडर किया जाता है। इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ है। हमें पता है इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, राइट। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर उसे कहते हैं कि ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ पर लिविंग बीइंग्स रहते हैं, दैट इज़ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज़ जहाँ पर लाइफ होती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट टू टाइप्स की कंपोनेंट्स से बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट्स दैट इज़ जिसके अंदर सारे नॉन लिविंग चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर्स, है ना, सनलाइट, क्लाउड्स, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगी। एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में तो हमें पता है बायोलॉजिकल दैट इज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनमें आ जाएंगे। इनको हम बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जो चीज़ अफेक्ट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अफेक्ट कर रही है, यानी कि नुकसान पहुंचा रही है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है दैट इज़ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के जो फैक्टर्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट फैक्टर्स एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट फैक्टर्स दैट इज़ जो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे ये टू टाइप्स के इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है क्लाइमेटिक, एक है बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉर्म आ गया या फिर कोई थंडर हुआ, स्टॉर्म, थंडर, या बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, थंडर, इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट को डायरेक्ट नुकसान पहुंच सकता है। बायोटिक फैक्टर दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी भी एक्टिविटी के थ्रू इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग करी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, तो इससे ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट फैक्टर्स के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट फैक्टर्स मतलब जो हम हमारी कोई इंटेंशन इनको लेकर नहीं कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे, पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। फॉर एग्जांपल इडेफिक फैक्टर। इडेफिक का मतलब होता है जो फैक्टर सॉइल यानी कि मिट्टी से संबंधित है ना। दैट इज़ अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है तो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा, पर इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक प्लेस की सॉइल ख़राब हो रही है तो वहाँ पर क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो दूसरी जगह की सॉइल तो ख़राब नहीं है ना, ठीक है, तो फिर भी इन्वायरमेंट को नुकसान तो हो रहा है ना, तो ये इडेफिक फैक्टर है ना। फिजियोग्राफिक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स। ये इन्वायरमेंट के कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस माना गया है। फर्स्ट है द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान होने से पहले या प्रिकॉशंस रख लो तो इसको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स कहेंगे कि पहले से ही सावधानी रख लो। द प्रिवेंशन प्रिंसिपल, मतलब अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो चुका है तो उसके लिए प्रिवेंशन करो, सुधार करो, तो ये प्रिवेंशन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डैमेज शुड बी रेक्टिफाइड एट अ सोर्स, मतलब अगर कहीं पर इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है तो उसी जगह पर जाके उस डैमेज को सुधारना, उसको रेक्टिफाइड करना, ठीक है। द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहा है तो उसे पे करना होगा अमाउंट, ठीक है। द इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, कि इन्वायरमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो सब जगह अप्लाई हो, इंटीग्रेट होकर सभी लोग, सभी कंट्रीज़ मिलकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अंडर नेचुरल कंडीशंस एट अ टाइम द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय सम ऑफ इन ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब हमारी जो लाइफ है सभी ऑर्गेनिज्म की वो सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इन्वायरमेंटल फैक्टर नुकसान पहुंचा रहा है, और इनफैक्ट इतना होता है कि अगर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट होता है तो इससे बाकी दूसरे फैक्टर भी अफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने इतने सारे फैक्टर्स आपको बताए, इसमें से अगर कोई एक फैक्टर अफेक्ट होता है तो उसमें से दूसरा फैक्टर भी अफेक्ट हो सकता है, कोई एक फैक्टर अकेला इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता है। जैसे मैंने यहाँ पर फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर बताए थे, इसमें टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है,
सनलाइट आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचर में ह्यूमिडिटी भी पे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो घटने लगती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी दैट इज़ जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के अमाउंट्स है वो। तो एक फैक्टर अफेक्ट हुआ, उसका इंक्रीज़ हुआ, लेकिन दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो गया। तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंटरकनेक्टेड होता है और ये फैक्टर्स इकट्ठे मिलकर सभी फैक्टर्स इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बताए हैं। अब ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं आपको यहाँ पर पूरे इनके कनेक्शंस दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किसको मिल रही है, ये एनर्जी एटमॉस्फेयर में जा रही है। एनर्जी दैट इज सनलाइट की आप रेडिएशन समझ सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में जा रही है। एटमॉस्फेयर से ये सनलाइट की रेडिएशन या तो वाटर में जा रही है या फिर और सॉइल में जा रही है, ठीक है। और वाटर या सॉइल के थ्रू ये जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म तक, सभी ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रही है। ये ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होते हैं तो इनके मिनरल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, इनके बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे जो मिनरल्स होते हैं ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड है। आपको बीच में एरो दिख रहा है कि ये मिनरल्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो मिनरल्स है वो इन मिनरल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का सोचा होगा, है ना, वो भी एक मिनरल है, तो एक तरीके से वो भी एटमॉस्फेयर में जाता है, उसका फिक्सेशन होता है, वो एटमॉस्फेयर से मिनरल्स बन के सॉइल में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है ना। अब एटमॉस्फेयर और वाटर एंड सॉइल या एटमॉस्फेयर, तो ये भी इंटरकनेक्टेड है। हमें पता है वाटर का भी एटमॉस्फेयर से आना जाना जो है वो लगा रहता है। इस तरीके से मिनरल्स का ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन है कि ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होकर, डिकम्पोज होकर मिनरल में कन्वर्ट होगा आफ्टर डेथ। लेकिन जब वो ऑर्गेनिज्म फूड लेगा तो फूड के अंदर भी उसको मिनरल्स मिलेंगे ना। तो इस तरीके से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंटरकनेक्टेड होता है। द मेन टास्क ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ द प्रोडक्टिव फंक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज़। इन सब का इन्वायरमेंट की एजुकेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टास्क है, हम ये सब इन्वायरमेंट का एजुकेशन क्यों ले रही हैं, क्यों इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि इसकी ज़रूरत है लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए और लाइफ में इन्वायरमेंट की वैल्यूज़ को रियलाइज़ करके उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये जो चैप्टर ऐड किया गया है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से उद्देश्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या क्या करता है ना, यहाँ पर मैं आपको सी से कनेक्ट करके बताऊँगी, सो यू विल लर्न इट वेरी फास्ट। एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, ये तो कॉमन सेंस हो गया। हम एनवायरमेंट के बारे में जानेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगी। एनवायरमेंटल एजुकेशन से एटीट्यूड डेवलप होगा, एटीट्यूड दैट इज़ नॉलेज आने के बाद जो हमारे नेचर में जो चेंज आ जाता है, नेचर में जो चेंज आता है, और साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट की तरफ एक जो नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को हम सेव करने का सोचते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करना है या फिर हमें प्लांट्स ग्रो करना है। तो ये एक तरीके का हमारा इन्वायरमेंट के प्रति नज़रिया बना देता है जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से हमें नॉलेज आया, ठीक है, नॉलेज आने से एटीट्यूड डेवलप हुआ। अब इससे हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। हम इन्वायरमेंट का जब हमें नॉलेज मिलेगा तो वी विल गेट स्किल्स, है ना, और इस स्किल्स का हम इवेल्यूएशन करेंगे। स्किल्स किस तरीके से डेवलप होंगी, हम एक फील्ड में वर्क करने लग जाएंगे कि हमें प्लांट्स ग्रो करना है, हमें हमारे घर के आसपास प्लांट्स ग्रो करना है, प्लांट्स ग्रो करना हम सीख जाएंगे, तो इट इज़ अ स्किल। इवेल्यूएशन, एक वैल्यूएबल इवेल्यूएशन है, हम यह भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आसपास की एयर फ्रेश होने लगी है। पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंट का अगर कोई इवेंट होता है हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। अगर इन्वायरमेंटल डे है या नेचर्स डे है तो हम उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे, कोई फंक्शंस होगा। अवेयरनेस, अगर हमें खुद को नॉलेज है तो हमारे आसपास जो लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उन्हें अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे इंटरकनेक्टेड है एंड ईजी टू रिमेंबर। वन मोर थिंग यू विल नोटिस हियर कि ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस और ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी, जब हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन होगी, जब हमें इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेशन होगी, देन वी विल कंटिन्यू टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन।
इन्वायरमेंटल एजुकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन सिंपल से टर्म्स में ये है कि जो इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज आपको स्कूल या कॉलेजेस से मिलता है या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से आपको इन्वायरमेंट के बारे में जो एजुकेशन मिल रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन है। इसके अलावा जो आप इन्वायरमेंट के बारे में अपने आसपास के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से सीख रहे हो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सिंपल, ओके। अब नेक्स्ट आता है बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिटेल्स एंड शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हम इनके शॉर्ट नोट्स को समझ लेते हैं, ओके। हमारे नेचर में हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें उसको पूरे 8 बायोजियोग्राफिकल रियल्स में डिवाइड किया गया है। बायोजियोग्राफिकल मतलब बायोलॉजिकली वहाँ पर किसी एरिया में कैसे कैसे जीव है ना, अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे किस प्रकार की जीव है, उनको अलग अलग क्षेत्रों के बेसिस पर, अलग अलग क्षेत्रों के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दिया, तो वो बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स कहलाते हैं, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में पूरे 8 बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स बनाए गए हैं जिनके नेम्स आपको यहाँ लिखे हुए मिलेंगे, राइट। एंटार्क्टिक, ओशिनिक, इंडो मलयान, ऑस्ट्रेलेशियन, न्यूट्रॉफिकल, एफ्रोट्रॉफिकल, नैर्कटिक एंड पेलार्कटिक। ये सभी आपको जो है इनके बारे में डिटेल पढ़ना है। वैसे इजी टू रिमेंबर, मैंने इनके भी बहुत इजी मेथड यहाँ पर रेडी किया है जिससे आपको कम डिटेल में जल्दी चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी, ओके। फर्स्ट है एंटार्क्टिक बायोजियोग्राफिकल रियल्म, ठीक है। अब ये याद रखना, जो एंटार्क्टिक है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रियल्म्स, मतलब ये जितने भी रियल्म्स आपको दिख रहे हैं एंटार्क्टिक सबसे स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें साउथ ओशन वाला एरिया आ जाता है और साउथ पोल वाला एरिया आ जाता है। एंटार्क्टिक ओशंस एंड एंटार्क्टिक टेक्टोनिक प्लेट्स, इसके नेम से ही कनेक्टेड है, एंटार्क्टिक ओशंस और एंटार्क्टिक टेक्टोनिक प्लेट्स इसमें आ जाएंगे। नेम से ही आप कनेक्ट कर पा रहे हो, नेम इसका एंटार्क्टिक है तो इसमें एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक टेक्टोनिक प्लेट्स आएंगी। यहाँ पर बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना ज़रूरी है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। बाकी ये वाला पॉइंट आपको इसके नेम से कनेक्ट होकर रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओशिनिक, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात आपको रिमेंबर रखनी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर बहुत सारे कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ भी पाया जाता है और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स होते हैं जैसे हवाई, कोकोस आइलैंड्स, कैंपबेल आइलैंड्स यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है इंडो मलयान बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स। इंडो मतलब इंडिया का एरिया यहाँ पर कवर होता है ना। तो इसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। एशिया वाला एरिया यहाँ कवर हो जाता है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, राइट, और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एशिया का एरिया यहाँ पर कवर हो जाता है, दैट इज़ इंडिया भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जिबॉन्स और लॉन्ग नोज बैट वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलेशियन बायोजियोग्राफिकल रियल्म। ये जो रियल्म है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इंडो मलयान रियल्म, ये उससे काफ़ी सिमिलैरिटी रखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेजर्ट, रेनफॉल, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, मतलब सब तरह के एरिया यहाँ पर आ रहा है। रेगिस्तान भी आ रहा है, रेन फॉरेस्ट भी आ रहा है, ग्रासलैंड्स भी आ रहा है, माउंटेन्स भी आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एरिया एक ही तरीके का है, ओके। अब ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन को लेकर बताया कि एंटार्क्टिक है, जो भी हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, एंटार्क्टिक, और अभी इंडो मलयान पढ़ा है, एंटार्क्टिक और इंडो मलयान के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग एरियाज कवर होते हैं जैसे टैस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटीसी। नियोट्रॉफिक, यहाँ अमेरिका का रीजन कवर होता है, ठीक है। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी होगी। इसको आगे 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एफ्रोट्रॉफिक बायोजियोग्राफिकल रियल्म, इसमें बहुत डिफरेंट एरियाज़ कवर होते हैं जैसे पाकिस्तान, साउथ ईरान, है ना, साउथ वेस्ट, ईस्ट अरेबिया पेनिनसुला, ये एरियाज़ कवर होते हैं। और इनफैक्ट जो सहारा डेजर्ट आपने नेम सुना है वो भी इसमें कवर होता है, सवाना डेजर्ट भी कवर इसमें होता है। डेजर्ट वाले एरियाज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा कवर हो रही हैं। नियर आर्कटिक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे ही आता है, ओके। इसमें
कुछ एरियाज़ में डिवाइड किया, जैसे ईस्ट एरिया, वेस्टर्न एरिया, साउथ वेस्टर्न, कैनेडियन शील्ड। वैसे पूरे नोट्स आपको दिख रहे हैं, आप खुद से भी इनको रिवाइंड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पहला आर्कटिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट यही है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन था? नियर आर्कटिक, ओके। यहाँ पर भी कुछ डेजर्ट्स आते हैं, सहारा डेजर्ट आता है ना। इनफैक्ट इंडिया का कुछ रीजन है, हिमालयन रीजन जो है एशिया का, वो भी इसमें कवर हो रहा है, ओके। अभी मैंने आपको बहुत सारे बायो जियोग्राफिकल रियल्म बताए। अब ये किसने इतने डिवाइड करी, इतनी सारी कैसे कैटेगरीज किसने डिवाइड करी? उन व्यक्ति का भी तो नाम हमें पता होना चाहिए। तो रॉजर एंड पैवर नाम के साइंटिस्ट ने इन रियल बायो जियोग्राफिकल रियल्म्स को बनाया। कौन से ईयर में बनाया? 1988। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड, ओके। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। इंडिया को आगे फर्दर 10 बायो जियोग्राफिकल जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट जोन, डेक्कन प्लेट, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड्स एंड कोस्टल जोन। से इंडिया को 10 ही नंबर आपको रिमेंबर रखने को कि नंबर के बेसिस पे पूछ लेते हैं कि इंडिया को आगे को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया है। अब कुछ ये काम करते हैं, हम कुछ PYQs ले लेते हैं, क्योंकि नोट्स तो भी हमने बहुत पढ़ लिए हैं, थोड़े से PYQs हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो 2030 का क्या एजेंडा था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है ना? ट्रांसफॉर्मिंग, हम हमारे वर्ल्ड में क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तो इसमें आंसर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि हम आज ही रिसोर्सेज को इतना सेव कर ले कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आगे आने वाले कल की भी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो 2030 का ये एजेंडा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2025 26 का क्या एजेंडा था, वो भी आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2015 के अंदर 17 गोल्स थे, ओके। इनमें से नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी है? आपको मैंने बताया था फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस से हमें मिलती है। तो नॉन फॉर्मल में ये तीनों ही आ जाएंगे, तीनों ही नॉन फॉर्मल है ना। इको क्लब्स, ग्लोब एंड इन्वायरमेंटल एप्रिसिएशन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल जोनेशन इन ओशंस। ओशंस के अंदर इनमें से किन चीज़ों से हम बायोलॉजिकल जोन्स का पता कर सकते हैं? तो ओशन की डेप्थ भी ओशन से कनेक्टेड है, बॉटम, ओशन की बॉटम कहाँ पर है वो भी ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है, और लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये तीनों ही इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अर्थ डे, जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो टुंड्राज होते हैं वहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं और परमानेंटली फ्रोज़न जगह होती है, फ्रोज़न बर्फीली जगह होती है। सीक्वेंसेस, क्या क्या सीक्वेंसेस हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो मैंने इसकी एक टेबल आपको बताई थी, इसकी सीक्वेंस आप ध्यान से नोटिस करें। सबसे पहले आपको अवेयरनेस होगी, तभी आप नॉलेज लेने जाओगे, नॉलेज लेने जाओगे तभी एटीट्यूड डेवलप होगा, एटीट्यूड डेवलप होगा तो स्किल डेवलप होगी, फिर आप इवैल्यूएशन करेंगे, फिर एबिलिटी एंड देन पार्टिसिपेशन, लास्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सीक्वेंस इज ऑल्सो अ PYQ आस्क्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The term sustainable development has been derived from report our common future. Sustainable development का ये मतलब होता है कि हम our common future मतलब हमारा जो फ्यूचर आने वाला है हम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में वर्क करें। मतलब नेचर से रिलेटेड कि आज नेचर को इतना ही सेव कर लिया जाए कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और कल की भी ज़रूरतें पूरी हो जाए। मतलब नेचर को ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाए। इसको 1987 ये सन पूछ सकते हैं पेपर में। 1987 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। ये कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को हम ब्रुटलैंड कमीशन भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रुटलैंड कमीशन कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर 1987 रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1987 आंसर रहेगा। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर 1987 रहेगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहना चाहता है, इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में कहा है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, कि जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी या जनसंख्या पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक नेचर को बचाना पॉसिबल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, नेचर के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को सेव रखना, प्लांट्स को, एनिमल्स, उनकी स्पीशीज़ को बचा के रखना। तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का एक ही रास्ता है कि नेचर को सेव किया जाए, और नेचर को सेव करने का एक ही रास्ता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल होना और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की साइकिल्स का वर्क करना, मतलब नेचर में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना रहना। और सोलर एनर्जी का यूज़ करना, हमें एनर्जी चाहिए तो सोलर एनर्जी पर डिपेंड होना, क्योंकि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, और सोलर एनर्जी पर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो हमें एनर्जी की भी जो कमी है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं रुकेगी, आज की भी डेवलपमेंट होती रहेगी और हम कल के बारे में भी सोच पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ ईयर बेस्ड IMPs है, मतलब ये चीज़ें हैं जिनके ईयर सन वगैरह पूछ सकते हैं, तो अलग से लिखा होना इनका बहुत ज़रूरी है। देखो डिटेल में तो सभी आपके पास नोट्स होंगे ही सही, बट डिटेल में क्या है, हम ठीक से रिवाइज या सन जो है वो याद नहीं हो पाते, तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए फॉर्मेट रेडी किया है ना। तो नेचर को सेव करने के लिए सबसे पहला जो स्टॉकहोल्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1972 में हुई थी। तो 1972 में सबसे पहली एक मीटिंग हुई थी, फर्स्ट इन्वायरमेंटल मीटिंग हुई थी, UNEP का जन्म, मतलब फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट को सेव करने की मीटिंग वाज डन इन 1972, और इस इवेंट को स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस कहा था। नेक्स्ट है 1987, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसको ब्रुकलिन कमीशन भी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, और इसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से रिपोर्ट रेडी की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी इस दौरान, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से हमें नेचर को सेव करना है। नेक्स्ट है रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट 1992 में दिया गया था। इनका गोल था एजेंडा 21 के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका गोल था CBT, मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, या फिर इसको UNFCCC भी कहते हैं, और इसको स्टार्ट किया गया था। देखो मैं यहाँ पर आपको सन शो कर रही हूँ, देखो इन सब की डिटेल तो आपको जो लास्ट वाले जो यूनिट्स है उसके अंदर भी मिल जाएगी कि इन सब ने क्या वर्क किया, और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मिल जाएंगी, पर अभी हमारा फोकस सन पे है। ओके। 2002 में जोहान्सबर्ग समिट थी, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था, जिसको Rio+10 भी कहते हैं। नेक्स्ट है 2012 के अंदर Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको द फ्यूचर वी वांट, मतलब किस टाइप का फ्यूचर हम चाहते हैं क्लाइमेट को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट को सेव करने से रिलेटेड। 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन किया गया था, जिसको COP21 भी कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स थे, जिसको SDGs भी कहते हैं, ठीक है। इसके 17 गोल्स थे। देखो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स थे और कितने टारगेट्स थे। तो ये गोल्स 17 थे और इनके टारगेट्स 169 थे, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स को ही लिखा है, ऐसे बहुत सारे गोल्स नहीं लिखे हैं, है ना, जैसा कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो SDG1 नो पॉवर्टी, की पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, है ना। SDG4 क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना। SDG5 मतलब जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना। इस तरीके से गोल्स 7 और 13 तक के आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MDG एंड SDG। MDG एंड SDG की फुल फॉर्म्स भी यहाँ दिए गए हैं। MDG के अंदर 8 गोल्स थे, है ना, जबकि SDG के अंदर 17 गोल्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया था SDG के अंदर 17 गोल्स हैं, ठीक है। और नीति आयोग जो है वो SDG इंडिया का इंडेक्स, कौन सी स्टेट जो है सबसे टॉप पर है, तो इंडिया में जो स्टेट है केरला सबसे टॉप पर है। ये बायोजियोग्राफिकल रिल्म्स के बारे में मैंने कुछ और पॉइंट्स शॉर्ट में नोट किए हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलेशियन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्सुपियल्स या कंगारू कहाँ पर फाउंड होते हैं, या टैस्मेनिया कहाँ पर फाउंड होते हैं, तो ऑस्ट्रेलेशियंस आप नोट करें, ठीक है। और जो ओशियनिक रियल्म है उसके अंदर पैसिफिक ओशन भी आता है, ये भी आप नोट करें। नेक्स्ट है इंडिया के बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स के अंदर, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे डेजर्ट है, तो इंडिया के डेजर्ट के अंदर कौन सा कवर एरिया हो रहा है, थार और
कुछ का एरिया कवर हो रहा है। जो डेक्कन का पेनिनसुला एरिया है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया यहाँ पर कवर होता है। वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर मालाबार कोस्ट और माउंटेन्स कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से आपकी पूरी जो डिटेल है वो नोट कर सकते हैं, है ना। आपको याद दिला दूँ मैं कि ये क्लासिफिकेशन रॉजर एंड पैवर ने 1988 में दिया था। इसमें 10 जोन्स और 25 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और कोई टॉपिक समझना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय।